अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी चैप्टर के वो तमाम एमसीक्यू पॉइंट्स जो कि एमडी केट के एग्जाम में एमसीक्यू बनकर आ सकते हैं। आज की इस वीडियो में उन तमाम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इम्यूनिटी की हम सबसे पहले बात करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंट्रोल ऑफ कैंसर, एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी एंड रिजेक्शन प्रॉब्लम व्हेन टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर ट्रांसप्लांटेड। अब देखें भाई, इम्यूनिटी जो है ये किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में बनाई है? कंट्रोल कैंसर, एबनॉर्मल सेल को कंट्रोल करने के लिए, एलर्जी को, हाइपर सेंसिटिविटी और रिजेक्शन प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी टिश्यू एक इंसान से लेकर दूसरे इंसान में जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उस वक्त रिजेक्शन प्रॉब्लम का जो सामना होता है वो इम्यूनिटी की वजह से होता है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को समझने के लिए इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अब इम्यूनोलॉजी, फंक्शनिंग एंड डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम किस तरह काम करता है और इसके डिसऑर्डर को स्टडी की जाती है बायोलॉजी की जिस ब्रांच में, उसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं। अब जो वो शॉर्ट में अगर इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इम्यून सिस्टम को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, इनेट इम्यून सिस्टम और अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम क्या है? नेचुरल है, नॉन स्पेसिफिक है, किसी स्पेसिफिक चीज़ के खिलाफ जो है वो एक्शन नहीं ले पाता, ये नॉन स्पेसिफिक है। अब जो है वो यहाँ इनेट सिस्टम में जो है वो आ जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का ताल्लुक इनेट इम्यून सिस्टम से है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो आगे हम बात करने जाएंगे वो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। तो इनेट इम्यून सिस्टम को हम पहले शुरू करने जा रहे हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कि किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर दाखिल ही ना होने दो। दाखिल ना होने दो, फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर होगा। तो दाखिल होने से रोकने के लिए क्या फिजिकल बैरियर अल्लाह ताला ने स्किन दी है, म्यूकस मेम्ब्रेन दी है, सीलिएटेड एपिथेलियम दी है। ये वो चीज़ें हैं जो फिजिकली पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को बॉडी में दाखिल होने से रोकेंगी। बायोकेमिकल बैरियर क्या है? सलाइवा, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस, टीयर्स, स्पर्मिन इन सीमेन। ये सारे वो हैं जो बायोकेमिकल बैरियर हैं जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को जो है वो दाखिल होने से रोकते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो भी नॉन स्पेसिफिक है। अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस तब एक्टिव होगा जब जो है ये तब एक्टिव होगा कि जब कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को पार करता हुआ बॉडी के अंदर दाखिल हो जाए, तो उस वक्त नॉन स्पेसिफिक सिस्टम स्टार्ट होगा। फेगोसाइट्स हैं, नेचुरल किलर सेल है, इन्फ्लेमेशन है, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन है और फीवर। ये सारी चीज़ें भी हम वन बाय वन पढ़ने जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन के हवाले से। वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, 1.8 मीटर स्क्वायर है और इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है? एपिडर्मिस है। लैक ब्लड सप्लाई नहीं होती, इंटायरली डिपेंड अपॉन डर्मिस फॉर द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेट। ये जो है वो एपिडर्मिस जो है वो डर्मिस पर डिपेंड करती है न्यूट्रिशन के लिए भी और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए भी। क्लोजली पैक्ड डेड सेल होते हैं विद कैराटिन, डेड सेल होते हैं। डेड सेल ऑफ एपिडर्मिस आर फ्रीक्वेंटली शेड, और ये डेड सेल जो एपिडर्मिस के होते हैं वो फ्रीक्वेंटली क्या होते रहते हैं? शेड ऑफ होते रहते हैं। डर्मिस की अगर हम बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। डर्मिस के अंदर क्या होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं। स्वेट ग्लैंड की अगर हम बात करने जा रहे हैं, स्वेट ग्लैंड भी इसमें होते हैं जो स्वेट सिक्रीट करते हैं। सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जो सीबम, ऑयल लाइक सब्सटेंस जो है वो सिक्रीट करते हैं। हाइपोडर्मिस की अगर हम बात करते हैं, इसके बाद फैट स्टोरिंग एडिपोव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू इसमें होते हैं। इसका काम होता है कनेक्ट द स्किन विद द अंडरलाइंग मसल्स एंड बोन। स्किन को जो है वो अंडरलाइंग मसल और बोन से कनेक्ट करना है। सर्व एज अ इंसुलेटिंग लेयर के तौर पर काम करती है। अब जब स्किन के बाद म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकोजा की बात करेंगे, इंटरनल लाइनिंग ऑफ द माउथ, नोज, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी पैसेज, लंग्स, यूरिनरी ट्रैक्ट कंटेन म्यूकस सिक्रेटिंग सेल इज नोन एज म्यूकस मेम्ब्रेन। अब जो वो इंटरनल लाइनिंग जो माउथ की है, नोज की है, डाइजेस्टिव ट्रैक की है, रेस्पिरेटरी पैसेज, लंग्स, यूरिनरी ट्रैक, इसकी जो इंटरनल लेयर जो है उसमें म्यूकस सिक्रेटिंग सेल होती है उसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ लिम्फोइड टिश्यू लोकेटेड इन 3 सेक्टर्स। 3 सेक्टर्स में जो है वो लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं। टॉन्सिल जो कि फेरिंक्स वाले हिस्से में पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं उसे पायर्स पैचेस कहते हैं और अपेंडिक्स वाले पार्ट में पाए जाते हैं। लिम्फोइड टिश्यू इज रिच इन, लिम्फोइड टिश्यू जो होते हैं उसमें मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। इसी तरीके से जो है प्लाज्मा सेल एंड लिम्फोसाइट्स वेंडरिंग इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं उसमें प्लाज्मा सेल और लिम्फोसाइट्स जो है वो मुसलसल जब वो वेंडरिंग कर रहे होते हैं, मतलब जो है वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की अगर हम बात करते हैं, ये भी नॉन स्पेसिफिक है भाई, ये तो सारा ये था ना, बैरियर था। अब अगर कोई बॉडी के अंदर दाखिल हो गया, एक्सीडेंटली कट,
बर्न, जल जाए या इंसेक्ट बाइट हो जाए, इट इज अकम्प्लिश बाय द फॉलोइंग मेजर रिस्पॉन्स। अब कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंट की वजह से, बर्न की वजह से, इंसेक्ट के बाइट की वजह से अगर बॉडी में दाखिल हो जाता है तो कौन सी चीजें एक्टिव हो जाती हैं? फेगोसाइटोसिस, साइटोटॉक्सिसिटी, इन्फ्लेमेशन और फीवर, ये चारों प्रोसेस जो होंगे एक्टिव होंगे। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल टेक इन एंड डाइजेस्ट द फॉरेन पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाइट ब्लड सेल जो होता है वो डाइजेस्ट करता है फॉरेन पार्टिकल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं। फिर इसके बाद फेगोसाइटोसिस में हमारे पास अलग अलग सेल मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स की हम बात करेंगे, ये फेगोसाइटोसिस करते हैं। मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल, 4 सेल हमारे पास हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। मोस्ट अबंडेंट, सबसे बड़ी तादाद में 50 to 70% जितने भी व्हाइट ब्लड सेल हैं सारे न्यूट्रोफिल होते हैं। मल्टी लॉब्ड होते हैं, 3 से 5 लॉब तक होते हैं। नॉन स्फेरिकल होते हैं, शॉर्ट लिव, इनकी लाइफ बहुत छोटी होती है। न्यूट्रोफिल कैन रिकॉग्नाइज वेरियस बैक्टीरियल मॉलिक्यूल सच एज पेप्टाइडोग्लाइकन। न्यूट्रोफिल जो है वो कई बैक्टीरियल सेल मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करता है, मिसाल के तौर पर पेप्टाइडोग्लाइकन, फ्लैजिलिन प्रोटीन ऑफ फ्लैजिला, लाइपोपोलीसेकेराइड, लाइपोपेप्टाइड्स, इन सारी चीजों को ये रिकॉग्नाइज करने की क्या रखता है? सलाह रखता है, और इनको फेगोसाइटोसिस भी करता है। मोनोसाइट्स की अगर हम बात करते हैं, सिंगल बीन शेप न्यूक्लियस, नॉन ग्रेन्युलेटेड, सिंगल बीन शेप होते हैं, नॉन ग्रेन्युलेटेड। ग्रेन्युलेटेड का वर्ड जब भी आ जाए ना, इसका मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है, नॉन ग्रेन्युलेटेड यानी यूनी न्यूक्लिएटेड है। एक सेल, एक न्यूक्लियस होता है इनके सेल में। 2 to 8% ऑफ टोटल व्हाइट ब्लड सेल यही होते हैं मोनोसाइट्स। एवरेज लाइफ स्पेन 2 to 5 डेज है हमारे बुक के मुताबिक। मोनोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन इनेट इम्यूनिटी, ये भी इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा है। अब ये क्या करते हैं? माइग्रेट फ्रॉम द ब्लड into the tissue where they grow in size and become either macrophage और डेंड्राइटिक सेल एंड कैन लीव फॉर मंथ्स टू ईयर्स। ये क्या करता है? जब भी इम्यून सिस्टम को जरूरत होती है, न्यूट्रोफिल सही से, न्यूट्रोफिल अपना सबसे पहले तो न्यूट्रोफिल जाएंगे, न्यूट्रोफिल की जब तादाद पूरी हो जाती है फिर भी इम्यून सिस्टम को जरूरत पड़ती है, तो ये मोनोसाइट्स जो है वो ब्लड सेल से माइग्रेट करते हैं, टिश्यू में जाते हैं, और टिश्यू में जाकर ये क्या हो जाते हैं? ग्रो इन साइज, बहुत साइज में बढ़ जाते हैं, और ये मैक्रोफेज की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं या डेंड्राइटिक सेल की, और वहाँ महीनों तक और साल तक ये रह सकते हैं। मैक्रोफेज की अगर हम बात करते हैं, दे आर द लार्जेस्ट अमंग ऑल ल्यूकोसाइट्स, तमाम ल्यूकोसाइट्स में सबसे बड़े होते हैं। एल्वेलर मैक्रोफेज इन एल्वेला ऑफ लंग, लंग के एल्वेलाई के अंदर जो मैक्रोफेज होते हैं उसे एल्वेलर मैक्रोफेज कहते हैं। लीवर के अंदर जो मैक्रोफेज होते हैं उसे कफर सेल कहते हैं, एमसीक्यू का फेवरेट पॉइंट। माइक्रोग्लिया जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मैक्रोफेज होते हैं उन्हें कहते हैं। प्रेजेंट देयर एंटीजन टू 7 सेल एंड प्रेजेंट देयर एंटीजन टू टी सेल, इफ नॉट 7, करेक्ट कर लेते हैं। ये टी सेल जो है जो कि लिम्फोसाइट्स की एक टाइप है उसको प्रेजेंट करने का काम भी करते हैं, इसीलिए मैक्रोफेज को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कहते हैं। सिक्रीट नाइट्रिक ऑक्साइड विच किल फेगोसाइट्स पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जिनको फेगोसाइटोस यानी फेगोसाइटोसिस के जरिए खा जाते हैं, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीट करते हैं और उसके जरिए उसको मार देते हैं। डेंड्राइटिक सेल नेम सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन और डेंड्राइट्स, उससे क्या होते हैं? डेंड्राइट्स धागे की तरह स्ट्रक्चर निकल होते हैं, इसे डेंड्राइटिक सेल कहते हैं। इन्हें ये भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं साइटोटॉक्सिसिटी, एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस और सर्टेन सेल आइदर टू डैमेज और कॉज डेथ ऑफ अ टारगेट सेल। ये क्या है? एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस और सर्टेन सेल आइदर डैमेज और कॉज ऑफ द टारगेट सेल। ये क्या करते हैं? साइटोटॉक्सिसिटी उस एबिलिटी को कहते हैं कि किसी भी टारगेट सेल को मारने की सलाहियत या उसे डैमेज करने की सलाहियत को साइटोटॉक्सिसिटी कहते हैं। अब ये सेल को कब मारने की जरूरत पड़ती है? जब वायरली इन्फेक्टेड सेल, वो सेल जिसके अंदर वायरस दाखिल हो जाए, या कैंसर और ट्यूमर वाला सेल होता है उसको मारा जाता है। अब इसके लिए हमारे पास 2 सेल हैं, एक है नेचुरल किलर सेल और दूसरा है साइटोटॉक्सिक टी सेल, या फिर टीसी सेल भी कहते हैं। नेचुरल किलर सेल दे डू नॉट नीड एनी प्रायर एक्टिवेशन, इनको एक्टिवेशन की जरूरत नहीं होती, हर वक्त जो है वो किल करने के लिए तैयार रहते हैं। और इसी तरीके से नेचुरल किलर सेल क्या करता है? ये पुलिसमैन का काम करता है, पुलिस की तरह काम करता है। ये क्या करता है? चेक करता है MHC1, ये क्या है? मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इफ प्रेजेंट इट रिमेन्स इनएक्टिव। भाई ये क्या होगा? बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स होते हैं ना उनको क्या करता है? ये चेक करता है। MHC1 मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स देखता है, अगर जिस सेल के पास होती है ये इनएक्टिव रहता है, लेकिन अगर ये नहीं होगा या कोई तब्दील हो चुका होगा, ये उस सेल को क्या कर देगा? मार देगा। ये इसकी सलाहियत है। इसी तरीके से यहां हम बात करते हैं लाइसिस ऑफ द टारगेट सेल। अब ये लाइसिस कैसे करता है? मारता कैसे? लाइसिस ऑफ द टारगेट सेल इज ब्रॉट अबाउट बाय रिलीजिंग ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स हैविंग परफोरिन प्रोटीन्स एंड ग्रेनजाइम। ये जो है वो टारगेट सेल की लाइसिस करता है। मारता है कैसे? परफोरिन नाम का जो है वो प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करता है, फॉर्म पोर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये पोर्स जो है वो प्रोड्यूस कर देता है, और फिर क्या करता है? उन सुराखों के जरिए क्या होते हैं? ग्रेनजाइम जो है एंटर द टारगेट सेल एंड
कॉज इट लाइसिस, और वो अंदर जाकर उसकी लाइसिस करके क्या कर देते हैं, मार देते हैं। अब जो वो साइटोटॉक्सिक टी सेल, जिसे टीसी सेल कहते हैं, इसे सीरियल किलर भी कहते हैं। सीरियल किलर, पूरा सीरीज में सीरियल किलर उसे कहते हैं ना, जो एक बार किसी चीज को किल ना करे, मल्टीपल करे, तो इसलिए सीरियल किलर क्यों कहते हैं, देखा। बाइंड विथ MHC1 present on all of their own nucleated cell of our body except macrophage because they have another MHC2। अब ये क्या करता है, तमाम जो है उनके साथ बाइंड होने की सलाहियत रखता है। जो तमाम न्यूक्लिएटेड सेल हमारी बॉडी के है ना, उनके पास MHC1 मौजूद होता है, उनके साथ बाइंड होने की सलाहियत रखता है। मैक्रोफेज के पास MHC2 होता है, उसके साथ ये बाइंड नहीं होता। ये क्या करता है, रिलीज सम protective proteins or cytokines such as tumor necrosis factor alpha, interferon gamma, which act another immune cell such as macrophage and dendritic cell to enhance immune response। ये क्या करता है, कुछ जो वो प्रोटेक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, साइटोकाइन्स प्रोड्यूस करता है, मिसाल के तौर पर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरफेरोन गेमा, जो कि दूसरे इम्यून सेल को भी क्या करते हैं, विच एक्ट ऑन अनदर इम्यून सेल सच एज मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल टू इनहेंस इम्यून सेल। ना सिर्फ ये खुद मारता है, दूसरों को भी क्या करता है, दूसरों को भी स्टिमुलेट करने की सलाह रखता है इन फैक्टर्स के जरिए। इसीलिए सब सीरियल किलर भी कहते हैं कि ना सिर्फ ये खुद हमला कर रहा है बल्कि दूसरों को भी मिला रहा है कि आओ मिलकर मारो, तो इसीलिए सब सीरियल किलर कहते हैं। और ये भी परफोरिन और ग्रेन्जाइम प्रोड्यूस करने की क्या रखता है, सलाह रखता है। फिर इसके बाद जो है वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की हम बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये वो प्रोटीन होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ प्रोटेक्शन में मदद देते हैं। अट्रैक्ट अदर सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम सच एज मास्ट सेल, न्यूट्रोफिल सेल, मैक्रोफेज टू इनहेंस इम्यून रिस्पॉन्स। ये जो है वो इन सेल को मास्ट सेल, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, इनको अट्रैक्ट करने की सलाह रखता है ताकि इम्यून सिस्टम को इनहेंस कर सके। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन थे। अब बात हम करते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेशन का लफ्जी मतलब होता है टू सेट ऑन फायर, किसी चीज को क्या करना, टू सेट ऑन फायर, जलाना। अब ये इन्फ्लेमेशन जो है ये क्यों होती है, जब भी टिश्यू डैमेज होगा, कोई इरिटेंट्स आ जाएगा या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, उसमें ये इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है। अब ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी। एक्यूट शॉर्ट टर्म, क्रोनिक लॉन्ग टर्म। एक्यूट में क्या होगा, जब भी शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन होती है तो रेडनेस हो जाएगी उस जगह की, हॉटनेस होगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दर्द होगा, स्वेलिंग होगी, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द अफेक्टेड ऑर्गन, वो ऑर्गन सही से फंक्शन नहीं कर सकेगा। क्रोनिक में क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिजीज लाइक CVD, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एलर्जी। क्रोनिक में कोई एलर्जी होगी या कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसीज में वो शामिल है। अब एब्सेस क्या होता है, पस वाला जो ब्लिस्टर बनता है ना, उसकी हम बात करते हैं। पस वाला सुना होगा ना, बाल तोड़ दाना जो बन जाता है, पीप बन जाता है ना वो। अब ये क्या होता है, कैसे बनता है, एक्सीडेंट और पिन प्रिंटिव स्किन। जब भी कोई एक्सीडेंट रगड़ हो या कोई प्रिक करके स्किन को कोई डैमेज कर दे, हार्मफुल बैक्टीरिया में दाखिल हो जाते हैं। हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो बॉडी में रिलीज होना शुरू जाते हैं। डायलेट द नियर बाय ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। ये अट्रैक्ट होते हैं, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज जो है वो ब्लड वेसल डायलेट होते ही ये न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज वहाँ अटैक इसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ वो बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस के जरिए रिमूव करते हैं। क्योंकि ये क्या है, ऑन सेल आर ऑल्सो डाई, क्योंकि जंग है ना बैक्टीरिया और उसके दरमियान। तो न्यूट्रोफिल क्या होते हैं, वो भी बड़े पैमाने पे क्या होते हैं, मरते हैं। तो उसके बाद ये मरे हुए न्यूट्रोफिल जो होते हैं उसे पस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पस सेल कहते हैं। ठीक, पेस्ट लाइक व्हाइट येलोइश ऑरेंज ग्रीनिश फ्लूइड, पूरा थिक व्हाइट पस वहाँ क्या होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, पस बनता है और वो एब्सेस की शक्ल क्या करता है, इख्तियार कर लेता है। फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हम बात करेंगे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द जॉइंट। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो जॉइंट की होती है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है। स्वेल एंड पेलफुल जॉइंट, जॉइंट जो है वो फूल जाता है, दर्द होता है, डिफॉर्मिटी होती है, सही से काम नहीं करता। एग्जैक्ट कॉज आर नॉट सर्टेन, एग्जैक्ट कॉज हमें इसका नहीं मालूम। फीवर की अगर हम बात करते हैं, फीवर जिसे पायरेक्सिया भी कहते हैं, बॉडी टेम्परेचर राइजेस अबव नॉर्मल, नॉर्मल से ज्यादा हो, सिम्टम रादर देन अ डिजीज, ये जो है वो सिम्टम है, डिजीज नहीं है। कुड बी अ साइन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के साइन हो सकती है। कैन बी ड्यू टू हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक की वजह से हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से होता है। सिर्फ इन्फेक्शन कैसे नहीं, हीट स्ट्रोक की वजह से, ब्रेन ट्यूमर की वजह से, टॉक्सिन अफेक्ट ब्रेन, वो टॉक्सिन जो ब्रेन को अफेक्ट करें। सम मेडिसिन, कुछ मेडिसिन की वजह से हो सकता है। और फिर इसी तरीके से पायरोजिन की अगर हम बात करते हैं, सब्सटेंस दैट इंड्यूस फीवर, वो सब्सटेंस जो फीवर को इंड्यूस करते हैं उन्हें पायरोजिन्स कहते हैं। अब ये एंडोजीनस भी हो सकता है और एक्सोजीनस भी हो सकता है। एंडोजीनस जो है वो बॉडी ओन सेल सिक्रीशन, बॉडी खुद सिक्रीट करती है, और एक्सोजीनस जो है वो एक्सटर्नल सोर्स की वजह से हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट पायरोजेंस की अगर हम बात करते हैं, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6,
ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो इंपॉर्टेंट पायरोजिन से, इंटरफेरॉन अल्फा भी। पायरोजिन क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस पे जाके जो कि थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी है उसके ऊपर जाकर एक्ट करते हैं। वो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो सिक्रीट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो थर्मोजेनेसिस करवाता है, हीट लॉस को रोक देता है, जिसकी वजह से फीवर होता है। अब फीवर का फायदा क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ फीवर मेनी फंजाई एंड बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो, बहुत से फंजाई सही से ग्रो नहीं कर पाते, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते, और फेगोसाइटोसिस भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जबकि फीवर के कुछ हार्मफुल इफेक्ट हैं, इंक्रीज एनर्जी लॉस एज हीट, एनर्जी बहुत लॉस हो रही होती है जिसकी वजह से इंसान बहुत थकावट का शिकार होता है, फटीक होता है, थकावट, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, जिस्म में दर्द, झटके भी आ सकते हैं बहुत ज़्यादा फीवर में। 105 से अगर ज़्यादा अगर फीवर हो गया तो डी नेचर एंजाइम इन प्रोटीन, एंजाइम और प्रोटीन, दूसरे प्रोटीन डी नेचर हो जाते हैं। डी नेचर आर ओन सेल एंड कैन कॉज डेथ। डी नेचर जो है वो ऑन सेल हो सकते हैं, अपने सेल, और डेथ भी हो सकती है। अब यहाँ कुछ हम बात करते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग्स। एंटीपायरेटिक ड्रग्स रिड्यूस और कंट्रोल फीवर, फीवर को कंट्रोल या कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। इनहिबिट एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेस, साइक्लोऑक्सीजिनेस नाम का जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करता है, और क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने का काम करता है, तो इसको अगर इनहिबिट कर देंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो थर्मोजेनेसिस भी नहीं होगी, हीट लॉस जो फैक्टर है वो कम भी नहीं होगा, लिहाजा फीवर नहीं होगा। अब 3 ड्रग हैं, सैलिसाइलेट्स जो कि एस्पिरिन है जो कि डिस्प्रिन के नाम से है, एसिटामाइनोफिन जो कि पैरासीटामोल है जो कि पेनाडोल कैल्पोल के नाम से है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जिसकी एग्जांपल आइबुप्रोफिन है जो कि ब्रूफिन के नाम से है, ये सारे जो है वो फीवर को कम करने का काम करती है। तो यहाँ जाके इसका ये लेक्चर 1 मुकम्मल हुआ। लेक्चर नंबर 2 में हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से बाकायदा इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।